चलिए साहब, चलिए मॉड्यूल निकाल लो, एक्सरसाइज नंबर 3 निकाल लो। चले बोलो भाई, एक्सरसाइज 3 पीछे से शुरू कर रहे हैं। 42, 42, 39 टिक लगाते जाना ताकि पता रहे होमवर्क का जो जो दे दिए गए हैं। करेक्शन होगा तो बताते जाइएगा। 42 टिक लगा लें, 39, 36, 33 कोई डाउट? टिक लगाते जाना मॉड्यूल आए हो तो। उसके बाद आओ 29, 29, 29 एक्सप्लेन कर दूं एक बार कि जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो क्या होता है। तो एंगल जब क्रिटिकल के बराबर होता है तो लाइट कितने डिग्री पे जाती है? ठीक है, हाँ, दो मीडियम ये बाउंड्री है ना, दोनों मीडियम यहाँ कांटेक्ट। 29, 24, 24, 24 बताऊं? अच्छा, इसने क्या निकालना है नहीं बताया। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, वो 1 हटा दो, 1 हटा दो। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज, 1 हटा दो, 1 गलत छपा हुआ है, सही है। 24, 18, 18 को स्टार लगा लो, 18 हो गया। 18 थोड़ा एक्सप्लेन का पूरा ही किया था कल तो, थोड़ा क्या? हाँ, कल 3 बार किया था बेटे, थोड़ा नहीं, पूरा करना है इस सवाल को, छोड़ना नहीं, इम्पोर्टेंट है। आगे आइए, उसके बाद पहला पहला हो गया क्या? ऑप्टिकल फाइबर TIR, डायमंड का चमकना TIR, मिराज TIR, जबकि एपरेंट और रियल डेप्थ रिफ्रैक्शन। तो वहां लिख लेना सेकंड पार्ट का जो कॉज है वो क्या है? रिफ्रैक्शन। अब बताओ 3 के सारे हो गए क्या? टिक लगाते जाना जरूरी है। अब 2 में आओ, एक्सरसाइज 2 में आओ। 25, 25, 24, 24 हो गया। उसके बाद आओ 14वां, 14 बताऊं? 14 द इंसिडेंट एंगल बताना है, और ये ऑप्टिकल फाइबर जैसा दिख रहा है तो याद करो ऑप्टिकल फाइबर के लिए कौन सा फॉर्मूला? साइन अल्फा बराबर म्यू कोर का स्क्वायर, सही है। तो बाहर वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा। म्यू कोर बताओ, म्यू कोर का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर, म्यू क्लेडिंग 1, 1/, तो थीटा साइन इनवर्स 1/√3।
14, हाँ नहीं, ये वाला एंगल है, इससे कम होना चाहिए। अपन ने जो डिराइव किया था ना, वो इससे कम होता था। कम होता था तो लाइट क्या करती थी, अंदर इस तरह से रिफ्रैक्ट होके ऐसे आ जाती थी। और एग्जैक्ट बराबर एंगल पर ये लाइट कितने डिग्री पे चली जाएगी, 9। तेज बोलिए। नहीं, एंगल तो ये बाहर वाला ही पूछा है। जब डिराइव करते थे तो ये लेस देन होता था, तो लेस देन में तो लाइट क्या करती थी, वहां जाके टीआईआर करती थी। और अगर इक्वल हो जाएगा तो लाइट वहां पे टीआईआर ना करके क्या करेगी, ग्रेस करे। अब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। वही लास्ट लाइन ये बता रहा हूं, तीसरी बार फिर सुन। जब हम ये डिराइव करते थे तो फॉर्मूले में आता था लेस देन, याद है आप आए थे उस दिन। लेस देन, उसमें तो लाइट यहाँ अंदर क्या करती थी, टीआईआर। और जब इक्वल लेके के सॉल्व करेंगे तो यहाँ टीआईआर ना करके किस पे जाएगी, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है कितने पे जाना, 90। अब पूछ, क्या डाउट है तेरे, आया, क्लियर हुआ। 14, टिक लगा लो। 11, 11, 10, 9, 10 बताऊं। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, यही वाला, इसी जो एंगल है ना बाहर वाला, इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तभी टीआईआर होगा। बराबर हो गया तो क्या होगा, लाइट ग्रेस करेगी। समझ में आ रही है बात। तो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, बराबर में तो क्या हो जाएगा, ग्रेसिंग। और कम होगा तो टीआईआर। क्लियर, हाँ। एयर कोर, एयर कोर का मतलब क्या हो गया, ये अंदर है कोर, बाहर है क्लेडिंग, और सबसे इधर कौन है, एयर। इसे बोलते हैं एयर कोर। चलो 10 हो गया क्या, 9, 9 बताना है। 9 वही है, कौन सा वाला, पॉन्ड के अंदर बल्ब वाला, याद आया। ठीक है। 8, हाँ जी। पर्सन जो है वो पानी के अंदर है। लाइट बाहर क्यों आ रहा है, a diver looking up through the water sees outside world contained in a circular horizon। ये पर्सन अंदर है और ये बाहर की दुनिया को किससे देख रहा है, एक सर्कुलर के रूप में देख रहा है, ये वाला स्थिति। तो ये वाला रेडियस पूछा है, तो ये रेडियस अपन को याद है ना, आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर। लाइट अंदर से ही आ रहा है, और जो अंदर गोताखोर वो भी अंदर ही है। मछली बाहर की दुनिया जब देखती है तो उसको किस रूप में दिखाई देती है, सर्कल के रूप में। इसके बाहर वाला तो लाइट यहां से क्या कर जाता है, टीआईआर। तो जब हम अंदर होंगे तो हमें जो बाहर का वर्ल्ड है वो सिर्फ किस में दिखाई देगा, एक सर्कल के रूप। आई बात समझ। चलिए आठवां, आठवां हो गया क्या, कल कराया था दो तरीके से, पूरे मेथड से भी आना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर से सीधा आ जाएगा। आठवां सवाल स्टार लगा लीजिए। अब देखो टिक लगवा लें, ध्यान रखें। आठवां, 9th, 10th, 11 हो गए क्या सारे, टिक लगा लो। 14, कोई करेक्शन आ रहा है क्या, सबके आंसर आ रहे हैं सही, करेक्शन तो बता देना भाई, अपडेट कर देंगे। एक्सरसाइज 1 में आइए, एक्सरसाइज में आइए। 25, 25, 26, 27, 28, करे नहीं क्या, 29, 29 बताऊं। लाइट जा रही है कहां से कहां, डेंसर से रेयर। बता दिया था क्या है, कोई बात नहीं, वापस बता देते।
बच्चा पूछ रहा है, हिम्मत करके, कोई बात नहीं, कोई ऐसे घबराओ मत यार वापस। तो लाइट जा रही कहाँ, डेंसर से रेयर, और कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, हाफ। तो ये आई है और ये है आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर का कितना है, हाफ। डायग्राम सही बनाया क्या मैंने? ठीक है, पूछा क्या है, इंसिडेंट एंगल। बोलो क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ। बोलिए, नीचे का म्यू, नीचे का आई इक्वल टू ऊपर का म्यू, ऊपर का आई। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2i। तो म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर, साइन आर की जगह तो म्यू डी बटे म्यू आर साइन आई। साइन 2i का फॉर्मूला 2 साइन आई, साइन आई से म्यू डी बाई म्यू आर, म्यू 2 कॉस आई। 2 को नीचे भेज दो। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। अब देख लो, 25, 26, 27, 28, 29 हो गए क्या सारे? टिक लगा लो, आगे चलो। इतने ही दिए थे, चलो आगे के होमवर्क लिख लो। चलो होमवर्क लिख लो, आगे का होमवर्क लिख लो। 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3030 एक्सरसाइज 1, 30 से लेकर 45 तक, 30 से लेकर 45 तक। और आगे लिखें क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 51, 51, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49। ठीक है, तो लगभग फिर से 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 20 वापस करके लाइए। रोज 20-20 करने, ठीक है। आज जो करके आए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करके आए हैं वो जरूर करें। होमवर्क ही बचा सकता है, ये बात जान के समझ लीजिए। जिस दिन दिमाग में बात बैठ जाएगी कि होमवर्क करेंगे, हो सकता है आज 10 ही बने, 12 बने, 15 बने, पर धीरे धीरे बनाते जाओगे ना तो क्वेश्चन के साथ फ्रेंडली होते जाओगे। ठीक है, चलो बढ़े क्या आगे, क्लास नोट्स निकाल लें। तो आज का 20 क्वेश्चन का होमवर्क है, शनिवार तक रुकना नहीं है, रोज 20 सवाल करने हैं। शनिवार तक आते आते चैप्टर इतना बढ़िया ग्रिप में आ जाएगा कि अपन काफी अच्छे लेवल तक ऑप्टिक्स में पहुंच जाएंगे। लिखें, हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म ले चल बात बंद कर। इतने अच्छे से बात करते रहे कि टीचर पढ़ाएगा कैसे फिर, हैं? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, अब ये बढ़िया टॉपिक है, 2 लेक्चर का टॉपिक है। पर अगर आप पिछले 15-18 साल के सवाल देखें तो प्रिज्म पे लगभग 10-12 प्रश्न है। तो ऑन एन एवरेज प्रिज्म पर एक क्वेश्चन आ जाता है, और है छोटा टॉपिक, 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2 लेक्चर में तो अपन प्रिज्म के सारी बातें, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छे से समझना कि प्रिज्म होता क्या है। सभी ने प्रिज्म 12th क्लास में या कभी घर पे या प्रैक्टिकल में देखा हो, इस तरह का ये प्रिज्म होता है। कैसा फेस है इसका, देखिए क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, इसलिए इसे कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ये वाली जो फेस है ये दोनों इसकी क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेस। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। ग्लास स्लैब से ये कैसे अंतर करता है, ग्लास स्लैब में भी दो सरफेस होती हैं पर दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। इसमें दोनों सरफेस हैं वो आपस में किसी एंगल पर है, और जो एंगल है वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या कहलाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। लिखना शुरू कर दीजिए, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत आसान है, और मतलब अगर सारी बातें अच्छे से सुन लोगे ना तो क्वेश्चन कोई भी नहीं अटकेगा, बहुत आसानी से इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। शुरू करें इसमें सारी बातें पढ़ना। तो ए कौन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, बोले तो जो दोनों सरफेसेस हैं उनके बीच का एंगल। ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आप देख सकते हैं जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। चाहिए कल भी छुट्टी पे था, बहाना बना के रखना भी, क्लास के बाद तैयार रखना बहाना। चले आगे, चलो अब सुनते जाना बातें बढ़िया। अब ये जो डायग्राम बन रहा है ये कम से कम 8 से 10 बार बनेगा, ये सबसे फंडामेंटल डायग्राम है। अब मैं आपको केवल क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रहा हूं, पूरा दिमाग पूरा अच्छे से बोर्ड पर फोकस करिए ताकि काफी बातें यहीं समझ में आ जाए। तो घर जाके आपको सीधा न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। लाइट आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल खींचा, ये वाला एंगल क्या है, आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये रिफ्रैक्ट हो गई, माना ये एंगल कितना है, R1, फिर वापस क्या खींचा, नॉर्मल, इस एंगल को माना R2। अब कांच से वापस हवा में जाएगी, फिर से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट। बताइए कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां गई एयर से प्रिज्म के अंदर और वापस प्रिज्म से एयर के अंदर, माना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस लाइट का नाम बताओ, इंसिडेंट। ये कौन सी लाइट है, इमर्जेंट रे। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे भाई कैसे जाती, सीधी जाती। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। परंतु प्रिज्म की प्रेजेंस से लाइट दो बार मुड़ गई, टक पहली बार मुड़ी फिर एक बार और मुड़ी, तो कुल एंगल जितने से डेविएट हो गई, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम में सारे एंगल समझोगे तभी मजा आएगा। फिर से बोलता हूं धीरे धीरे सुनिएगा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कैसी जाती, सीधी। प्रिज्म ने इसको दो बार बेंड किया, देखो दो बार, ये पहला बेंड और ये दूसरा बेंड, लेट द कुल बेंडिंग इज डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब प्रिज्म के दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं, पहला डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, और ए बराबर R1 प्लस R2। मैं आपको मैथ से अभी प्रूफ करके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर परीक्षा के लिए सीधे याद होने चाहिए। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस, एक एक का नाम बोलना आना चाहिए। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, ई ये वाला ए एंगल ऑफ प्रिज्म। बना लीजिए, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, दोनों मैं आपको भी मैथ से बताऊंगा भी कैसे आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर परीक्षा के लिए दोनों फॉर्मूले दिमाग में सीधे ध्यान रहने चाहिए।
तभी मजा आएगा। ये सबसे पॉपुलर और बेसिक डायग्राम है प्रिज्म का। ऑनलाइन वाले बच्चों, हम अपने मॉड्यूल करके लाए थे क्या? राहुल, राशिद, आदित्य, अभिषेक, अनुराग, आलोक, योगेंद्र, नीरज, आयुष, सबका नाम लिख लो। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा ई एंगल ऑफ इमरजेंस, ऑप्टिक्स से 5 प्रश्न आते हैं, 3 आते हैं रे ऑप्टिक्स के, और बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। अच्छे से रोज का काम रोज करते चलिए, कहीं बर्डन लगेगा ही नहीं। और केवल 45 मिनट पढ़ाई करनी है घर पर। ऑप्टिक्स रोज 45 मिनट पढ़कर आते रहें, इतने में तो काम हो जाएगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करते चलें। अब इसमें कॉपी तो पढ़नी नहीं पड़ती, क्वेश्चन करते जाइए, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। आज भी क्वेश्चन दिए हैं, 20 को अटेम्प्ट करके लाइए। आज डाउट कम पूछे हैं, कल थोड़े से डाउट बढ़ाइएगा। आज 2 ही डाउट आए हैं बोर्ड पर, कम से कम 8 से 10 डाउट आने चाहिए। थोड़ा और कोशिश करें, डाउट निकलने चाहिए कि सर से पूछना है। हाँ, आज कम पूछे हैं, पहला दिन इसलिए कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं आज, इसलिए डाउट थोड़े से बढ़ाएं। बढ़ू आगे, चलिए। तो अब ये दो जो रिलेशन है ना, इनको एक बार मैथ समझ लो, कॉपी भरना नहीं है, बस अपने मन की खुशी के लिए कि सर ये कहां से आए, मैथ से समझ लेते हैं। बाकी दोनों मुक्त जबानी याद होने चाहिए। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, और ए बराबर R1 प्लस R2। कैसे आए मैं आपको दिखाता हूं, आप समझिएगा। एरो वगैरह बनाइए प्रॉपर, तीर का निशान जरूर बनाइए, बहुत जरूरी है। डायग्राम दिमाग में बैठाइए। ऊपर वाला एंगल ए, इधर आई, अंदर वाला R1, इधर वाला R2, उधर वाला ई, दिमाग में सेट होना चाहिए। ये सबसे पॉपुलर डायग्राम है, इसी के बिहाफ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलो, अब बनाना मत, सिर्फ समझना, मैच देखना। अच्छा लगता है, उससे बातें समझ में आती हैं, क्लैरिटी आती है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अगर अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या ये सीधी जाती? बताइए, ये एंगल आई, ये पूरा आई होगा। क्यों आई क्यों होगा, सोच के बताइए। सामने वर्टिकल अपोजिट है, ये वही लाइन है, ये भी तो वही लाइन है भाई। मैथ सीखने को मिल रही है, 2 लाइन है सेम, आमने सामने के एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल कहते हैं। देखो बराबर है। जबकि इसमें से ये वाला एंगल था R1, तो ये I माइनस R1। बोलो, वापस देख, एक मौका और मिलेगा। यहां से नॉर्मल खींचा, बताना ये कौन है? E, इसको आगे बढ़ाया, ये पूरा, ये है R2, तो ये वाला E माइनस R2। ठीक है साहब, पहली बात ये समझ ली। दूसरी बार और देखें, लाइट आई, ये है R1, ये कौन है? ये नॉर्मल है, इस सरफेस से 90 डिग्री में से R1 खर्च हो गया, बचा 90 माइनस R1।
इसी तरह ये कितना बचा 90 माइनस R2। ये ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर 90 90 180। A बराबर रिलेशन आ गया। कॉपी इसलिए नहीं भर रहे हैं, कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही जिससे प्रश्न बनता हो, तो कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं है, सीधा आंसर याद होना चाहिए। A बराबर R1 प्लस R2। अब दूसरा भी बता रहा हूं, वो गौर किएगा, थोड़ा जूम करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखना, ये कौन है इंसिडेंट रे, ये कौन है इमर्जेंट रे, यही तो एंगल कौन है एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार परीक्षा में नाम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आया, उन्होंने कहा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो नया नाम है। वहीं डेल्टा के नाम पर एक नाम और लिख लो, डेल्टा का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जल, पानी, नीर, ये पर्यायवाची है, तो वहां लिख लो डेल्टा का दूसरा नाम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अब बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाहता हूं। इस ट्रायंगल को गौर करिए, ये ट्रायंगल को गौर करिए। एक हमने बचपन में पढ़ा था, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसमें हाँ मत भरिए, ये कठिन लगता था तभी तो बायो ली थी, ये तो बिल्कुल सच है। 9वीं 10वीं में मैथ से ऐसे ऐसे होते थे तभी तो बायो को पसंद किया। तो इस हाँ मत भरिए क्या आता है, हाँ हमें सब पता है, इसलिए सुन लीजिए, हाँ आप सही कह रहे होंगे ऐसा बोलो। ऐसा आप तो बोलो हाँ पता है, ऐसा नहीं। तो सुनो, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बताओ एक्सटीरियर कौन है डेल्टा, अंदर वाले ये एंगल बताना, ये I माइनस R1, ये वाला बताओ E माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस, तो डेल्टा बराबर I प्लस E, ये कौन, तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। तो अपनी खुशी के लिए हमने डिराइव कर लिया, बाकी परीक्षा के लिए दोनों मुक्त जबानी याद होने चाहिए। अब एक एक को दिमाग में बैठा लो। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंस, A एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा के दो नाम, पहला एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा नाम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड। बोलो क्या बात क्लियर है। ये वाला डायग्राम फिर से दिमाग में बैठना चाहिए, एक बार और बन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल I, ये R1, ये सारे एंगल दिमाग में बैठे होने चाहिए। बोलो आगे बढ़े। प्रिज्म के टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है भाई, केवल जो हमने पढ़ा है वही चीजें लगानी है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। स्नेल लॉ लगाना आना चाहिए, यहाँ स्नेल लॉ लगाओ, चलो बिंदास बोलो। बाहर का μ1, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल साइन R1, ये लग गया। इस पॉइंट पे लगा के बताओ, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल साइन R2, बाहर का ये स्नेल लॉ। दोनों स्नेल लॉ डायग्राम के पास में लगा के रख दो। इस वाले पॉइंट पर ये लगाया है, इस वाले पॉइंट पर ये लगाया है। कायदे से तो इस स्लाइड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर अब जितनी भी स्लाइड भरेंगे वो हम इसकी एक चीजों को और सिस्टमेटिक एनालाइज करेंगे। बाकी प्रिज्म इस पूरी स्लाइड से सॉल्व हो जाएगा। अब खूब सारे पॉइंट्स रिजल्ट पढ़ने हैं और उस पर सवाल करने हैं। चैप्टर बहुत आसान है, ऑप्टिक्स का केवल डर है, फोबिया है,
अगर आपने 300 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद में रहेगा, यार ये तो सबसे पहले तैयार करो, इतना आसान है ये। बोलिए बढ़े क्या आगे? दोनों पॉइंट पे स्नेल लॉ लगा के रख लो, दोनों फॉर्मूले एक बार बोल लो। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए और ए बराबर R1 प्लस R2। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, आगे लिखिए ग्राफ बिटवीन डेल्टा वर्सेस आई। ग्राफ बिटवीन डेल्टा वर्सेस आई। अब जैसे जैसे हमने आई को वेरी किया और उसके हिसाब से डेल्टा को भी चेंज होता रहा, जब दोनों का ग्राफ प्लॉट किया गया तो ग्राफ बच्चे कुछ इस तरह से मिला, डेल्टा वर्सेस आई का। सुंदरता के चक्कर में एग्जैक्ट ये मत बना दीजिएगा, ऐसा ग्राफ नहीं है, ग्राफ है ही असिमेट्रिक, बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, असिमेट्रिक ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ है। किस किस के बीच में खींचा गया है? डेल्टा वर्सेस आई। एक बार सिर्फ ग्राफ ही पूछ लिया गया, 4 ऑप्शन दे रखे थे, केवल ग्राफ पूछ लिया, तो डेल्टा और आई में ग्राफ आना चाहिए। कैसे बनाया होगा? 12th बोर्ड के सिलेबस में भी है, जिन्होंने स्कूलिंग करी है, प्रैक्टिकल करे हैं, वहां बाकायदा इस ग्राफ बनाया जाता है। किसको वेरी करते हैं? आई को वेरी करते जाते हैं। सोचिए आई वेरी होगा, जैसे जैसे आई वेरी होगा, आई का संबंध है R1 से, R1 का संबंध है R2 से, R2 जुड़ा हुआ है E से, तो E भी वेरी करेगा, आई वेरी करेगा, उससे E वेरी करेगा, और उनके कारण क्या वेरी करेगा? डेल्टा। तो उसी के बीच में ग्राफ खींचा गया है, डेल्टा वर्सेस, डेल्टा कौन है? एंगल ऑफ डेविएशन, आई कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो बात क्लियर है? अब देखते जाना, ग्राफ की शानदार बातें देखना, मजा आएगा। किसी भी पर्टिकुलर डेल्टा के लिए, कोई भी एक डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। देख लीजिए, कोई भी एक डेल्टा, मान लो मुझे डेल्टा चाहिए 50 डिग्री, तो उस डेल्टा 50 डिग्री के लिए आई के कितने मान संभव हैं? 2। सर ऊपर से जाने लग गया, चलो पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं। माना आई है 50 डिग्री, आपने लाइट को कितने पे इंसिडेंट कराया? 50 पे। सारा डायग्राम बनाया, सब मैच लगाई, और ई निकल के आया 35। इक्विलेटरल प्रिज्म था तो ए कितना हुआ? 60। चलो डेल्टा बताओ, डेल्टा आई प्लस ई माइनस आई, बोल 50, ई बताओ, ए 60, 50 और 35 85, 85 में 60 गया 25। बोलिए सही बात है क्या? अब आप सुनते जाना कुछ चमत्कार। आप ये डायग्राम बना के गए, बताओ आई कितना लिया था आपने? 50, और पूरी फिजिक्स लगाकर ई आया 35। आपने कहा सर पानी पीने जा रहा हूँ, गर्मी है, सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ, लिफ्ट में आने नहीं देते, मना करते हैं, चुप चुप के दूसरे तीसरे फ्लोर पे आता हूँ सर, फिर बैठता हूँ, बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। ग्राउंड पे तो वो स्टाफ खड़ा रहता है, तो क्या 2 फ्लोर तो चढ़ जाता हूँ, फिर लिफ्ट के कहीं तीसरे में जगह मिल जाए, चौथे में जगह मिल जाए, वहां से इस तरह के जुगाड़ लगा लगा के 7वें पर पहुंच जाता हूँ। बात सही है। तो 7वें तक आते आते प्यास लग गई, सर मैं पानी पी के आऊंगा। मैं कहा जा पिया। आप पानी पीने गए और मैंने इनके नाम बदल दिए चुपचाप, और ये कर दिया साहब, लाइट के तीर के निशान बदल दिए। सोच के बताइए, अब जब लाइट यहां से आएगी तो इंसिडेंट कौन सा कहलाएगा? क्या ये कहलाएगा या वो कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा। अब आई कितना हो गया? 35, और ई कितना हो गया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 50 पर आए थे तो 35 पे गए, उल्टा 35 पे आओगे तो 50 पे जाओगे। अब अगर जब आप पानी पीकर आए, अब मैं आपसे पूछता, बता आई कितना है? कहते सर आई 35 है, क्योंकि लाइट तो यहां से जा रही है और यहां से बाहर जा रही है, तो आई 35 है, और ई कितना है? 50। मैंने कहा ठीक है बेटा, आई 35 और ई 50,
प्रिज्म अभी भी इक्विलेटरल था, तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, 35 प्लस 50 माइनस 60, डेल्टा आप देखो सेम आ रहा है। अब जो मेरी बात पहले आप उर्दू लग रही थी अब अच्छी लगेगी। एक ही डेल्टा प्राप्त करने के लिए, सेम डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई के कितने मान संभव हैं? 2। अब तीसरी बार बोल रहा हूं, मुझे 25 डिग्री ही डेल्टा प्राप्त करना है, तो ये कितनी जगह संभव है? एक बार आई 35 लोगे तो भी ये मिल जाएगा, 50 लोगे तो भी, जब 35 लोगे तो उस समय ई 50, जब 50 लोगे तो ई, और दोनों ही केस में डेल्टा 25। हर डेल्टा के लिए आई के कितने मान संभव है? परंतु परंतु एक डेल्टा ऐसा है, एक डेल्टा ऐसा है, केवल उस समय आई का एक ही मान संभव है, और उस समय आई बराबर ई होता है। इस समय आई 35 है तो ई बताओ 50, आई 50 है तो ई बताओ, परंतु इस समय आई और ई, इसे कहा जाता है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। वापस सुनते हैं अब सारी बातों को, फिर से अब धीरे धीरे दिमाग में बैठाइए। चलिए, क्या बोलना चाहता हूं, कोई भी एक डेल्टा प्राप्त करने के लिए, सर थोड़ा धीरे धीरे समझा दो, धीरे धीरे समझ भाई, आराम से खुश होकर समझ लो। वापस ग्राफ बना दिया। कोई भी एक डेल्टा प्राप्त करने के लिए बताओ ग्राफ कितनी जगह कट रहा है? 2 जगह। कहीं भी देख लीजिए कितनी जगह कट रहा है। अब सेंटेंस आप भी बोलने की कोशिश करो। कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू संभव है? उदाहरण के तौर पे देखिए, मुझे डेल्टा चाहिए था 25, पर आई 35 भी संभव है और आई 50 भी संभव, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा सेम आ रहा है। बोलो हाँ है क्या? पर एक डेल्टा ऐसा है राजा, राजा एक डेल्टा ऐसा है जो डेल्टा मिनिमम है, और उस समय आई और ई क्या है? बराबर। उस डेल्टा को क्या कहा जाता है? डेल्टा मिनिमम। बोलिए क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो नीचे लिखिए, फॉर अ पर्टिकुलर डेल्टा, फॉर अ पर्टिकुलर डेल्टा, पर्टिकुलर डेल्टा, there are there are two possible values of, two possible values of I, two possible values of I, but for minimum deviation, but for minimum deviation, but for minimum deviation only, only one value of I exists, one value of I exists। बोलो क्या ये वाक्य समझ में आ रहा है क्या? लिखते चलें, डायग्राम बना लीजिए, जितना इसमें लिखना था वो लिख लीजिए, इस बात को समझिए। हर डेल्टा के लिए 2 आई के मान संभव थे, परंतु एक मिनिमम डेल्टा ऐसा है जिस समय आई का केवल एक मान संभव है, और बच्चे उस समय आई किसके बराबर हो रहा है? ई के बराबर। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब जैसे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा, आपको याद होना चाहिए, पहली शर्त बताइए, आई बराबर ई। सारी शर्त एक बार लिख लीजिए, फिर मैं प्रूफ करके दिखाता हूं।
भाई साहब ये सारी शर्त हैं जो मुख जबानी याद होनी चाहिए। अभी मैं सब आपको डिराइव करके दिखाऊंगा प्यार से, एकदम आप खुद ही डिराइव कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर नीट की परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, रिजल्ट दिमाग में रहेंगे तो हमारा समय बचेगा। और सब जुड़े हुए हैं, अगले 10 मिनट में मैं आपको सब डिराइव करके बताता हूं। ये है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। आप लिख लें तसल्ली से, एक बार क्रॉस चेक कर लें सही लिखा हो। डेल्टा एम, डेल्टा एम का मतलब क्या है? डेल्टा मिनिमम। आप भी छुट्टी पे थे कल? वेरी गुड। ऐसे छुट्टी वीक में कितने लेते हैं आप? 2 3? अच्छा, तबीयत ठीक, वेरी गुड, सही है। तो क्या ये पांचों छह कंडीशन याद है? आइए धीरे धीरे इनको समझते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा अपनापन और बढ़ जाएगा। पहले आप एक बार लिख लें, एक बार बोल भी लें। पहला आई बराबर ई, ये तो आपको दिख ही रहा है, शुरुआत यहीं से हो रही है। जिस समय डेल्टा मिनिमम होगा उस समय आई बराबर ई होगा। दूसरी शर्त आर वन बराबर ए बराबर 2r। अब ये सब मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ। पेन पेंसिल छोड़िए, आप सिर्फ देखिए आराम से बिंदास कि गुप्ता जी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो देखो, पेन पेंसिल छोड़ देना, लिखना मत, सिर्फ समझना। चलो, ये मैंने आपको डायग्राम कहा, ये सबसे 10 बार बनेगा। ये बोलो आई, ये ये, ठीक है। जिस समय मिनिमम डेविएशन होगा उस समय आई और ई बराबर होंगे। चलो स्नेल लॉ लगाओ। सब संभव है, सब चीज डिराइव की जा सकती है, बोर्ड पे देखते जाओ, चिल्लाओ स्नेल लॉ। 1 साइन आई बराबर म्यू साइन R1। इधर लगाइएगा, म्यू साइन R2 बराबर 1 साइन ई। ई लिखूं या आई लिखूं, एक ही बात है, बोलो। देखना बेटे, दोनों इक्वेशन LHS बराबर है तो RHS को भी बराबर होना, म्यू म्यू के बराबर, साइन साइन तो R1 को R2 के बराबर होना। ये देख दूसरा रिजल्ट आ गया, देखता जाना जादू। A बराबर R1 प्लस, दोनों बराबर हैं, इसकी जगह R, इसकी जगह R। A बराबर, तीसरा रिजल्ट आ गया। अब स्नेल लॉ लगा, डेल्टा का फॉर्मूला भी बताया था स्टैंडर्ड, I प्लस ई माइनस आई और ई, तो आई ई की जगह भी आई, तो ये हो गया 2i माइनस। पर अब ये डेल्टा नहीं है, डेल्टा मिन है। सर कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अच्छा बोलो, ऊपर वाला है जनरल फॉर्मूला, नीचे वाला है स्पेशल केस। जब आई और ई बराबर हो जाते हैं उस समय डेल्टा डेल्टा नहीं, डेल्टा मिनिमम। ये रिजल्ट आ गया, देखते जाना। स्नेल लॉ ये ला लिख रहा हूं, 1 साइन आई बराबर म्यू साइन R1। R1 R2 तो दोनों बराबर है, R की जगह बोलो A/2। ये R1 है या R2 है? दोनों बराबर ही तो है, तो R1 की जगह क्या रख सकते हैं? A/2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आई की जगह यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, माइनस से उधर जाएगा, डेल्टा मिन प्लस ए बराबर 2i। 2 को कहां भेज दूं? नीचे, तो आई की जगह a प्लस डेल्टा m/2, म्यू चाहिए नीचे भेज दो, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये देखो डरावना वाला फॉर्मूला भी आ गया। सब रिजल्ट आते जा रहे हैं, चेक करते। और देखो, फिर से डायग्राम बनाओ। मैंने आपको कहा ये डायग्राम सबसे फेमस है,
ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल भी। सोचो अगर ये सब बराबर हैं, ये तभी संभव है जब ये लाइट रे एग्जैक्ट बेस ऑफ द प्रिज्म के क्या हो जाए। हमेशा नहीं होगी। देखिए मैंने इस डायग्राम में नहीं बनाई, ये मैंने टेढ़ी बनाई है, इसमें भी देखिए टेढ़ी बनाई है। हर बार ये पैरेलल नहीं होगी, पर जब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तब इसको बिल्कुल सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। वो बदमाश है, उसने एक बार प्रश्न पूछा कि भाई जो रे है वो बेस के पैरेलल हो गई, तब आपको चमकना चाहिए था। सवाल किसका है? मिनिमम डेविएशन का। अब देखिए कौन सा रिजल्ट रह गया। क्या सारे आ गए? क्या तसल्ली से देख लीजिए। आई बराबर R1 बराबर ए बराबर ये म्यू का फॉर्मूला, ये डेल्टा मिनिमम, और लास्ट रे बिकम्स पैरेलल। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कॉपी नहीं भरवा रहा। कोई भी ऐसी बात निकल कर नहीं आई जिस पे कोई अलग से सवाल बनता हो, सब वेल पढ़ी हुई बातें हैं। स्नेल लॉ लगाया, ये ए का फॉर्मूला यूज किया, पता था, ये डेल्टा का फॉर्मूला पता था, स्नेल लॉ पता था, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो रिजल्ट हमें परीक्षा में सीधे याद होने चाहिए। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये सारे पॉइंट हमें अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इसमें पॉपुलर केस बनता है, तो लिखिएगा कॉन्सेप्ट बेयर। ये 3 बार नीट में आ चुका है, और मजे की बात है ये प्रिज्म का सवाल, पर कोई प्रिज्म का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कहता है सवाल, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। वो कहता है एक प्रिज्म है और प्रिज्म की एक बेस को सिल्वर कर दिया। सिल्वरिंग करने का मतलब समझते हैं? उसको क्या बना दिया? मिरर। मिरर बना दिया। बनाते जाइए। अब वो कह रहा है लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। बना ले। अब रिट्रेस का क्या मतलब होता है? मिरर पर रिट्रेस तभी संभव है जब लाइट मिरर पर 90 डिग्री पर गिरे। सर ऐसा क्या आप कहना चाहते हैं, मिरर पे 90 पे गिरना? मतलब ध्यान से देखिए, ये मिरर है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखिए। रे ऑप्टिक्स बड़ा फेवरेट टॉपिक बन सकता है अगर हम थोड़ी मेहनत करें। ये लाइट आई साहब, नॉर्मल से 60 डिग्री पर आई, बताइए कहां जाएगी? 10वीं कक्षा जिंदाबाद। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, वो तो अपन ने यहाँ बैठा रखा है, आओ भागे, इसलिए अपन भागते हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने जिस दिन ठान लिया ना कि अपन को करना है, तैयारी करनी है, तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती है। ये केवल ये डर है जो दिमाग में एक मेंटल बैरियर होता है, ऑप्टिक्स कठिन है या फिजिक्स कठिन है या ये टॉपिक कठिन है, इसलिए वो हमारा डर बन जाता है। बाकी जिस दिन ठान लेंगे कि करना ही है, तो उसमें कोई बैरियर नहीं है।
बस ठानने की बात है, ठानेंगे तो हो जाएगा। अब लाइट 60 डिग्री पे आएगी तो भाई 60 डिग्री पर ही, क्या ये रीट्रेस है क्या? बिल्कुल रीट्रेस नहीं है, किसी अलग रास्ते से आ रही है और किसी अलग रास्ते पर, ये दूर दूर तक इसे रीट्रेस नहीं कहा जाएगा। पर आप गौर करिएगा, अगला कॉन्सेप्ट, ये मिरर, ये नॉर्मल, और लाइट नॉर्मल के अलोंग ही आ गई, नॉर्मल के अलोंग ही आ गई। बताइए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0, 90 नहीं है। आप कहोगे सर ये 90 पे तो आ रही है, भाई 90 पे तो मिरर से आ रही है, पर फिजिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पूछे तो पूरी रे ऑप्टिक्स में, राजा पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल कहां से नापा जाता है? लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, इस मतलब एंगल आई कितना डिग्री? 0, 0 पर आओगे, 0 पर ही जाओगे। बताइए लाइट ऐसा कैसा क्या कर लेगी? रिट्रेस। दिस इज कॉल्ड रिट्रेस। तो सर रिट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया? इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे जाके काम में भी लेंगे। अगर लाइट मिरर से 90 डिग्री पर गिरे, मिरर से 90 पर गिरे, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सही है, 90 या 0? दोनों सही है। वाक्य को पढ़ो, मिरर से 90 पे गिरना, इसका मतलब ही क्या हुआ? नॉर्मल के अलोंग गिरना। अगर लाइट मिरर पर 90 डिग्री पर गिर गई तो पक्का पक्का वो बगैर कहे अपने पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस। बोलो क्या बात समझ में आती है? अब आप देखना, मुझे लाइट को पाथ को क्या करना है? रिट्रेस। तो मैं क्या समझ में आई? लाइट आएगी, आने दो, चलने दो, ये लाइट आई, बता एयर से कहां गई? मीडियम में, क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्ट हुई, पर रिफ्रैक्ट होकर यहां कितने पे गिराना है? ये मेरी मजबूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइट को क्या करना है? रिट्रेस। अगर आपके ये चमक गया कि भैया वहां कितने पे गिरना है, सवाल खत्म। लाइट अपने पाथ को ऐसा का ऐसा क्या कर लेगी? रिट्रेस। अब कोई फॉर्मूला मत लगाओ, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, केवल स्नेल लॉ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते जाना, लाइट कितने पर इंसिडेंट हुई? 2 है, ये दे रखा है 2 है, आपसे म्यू पूछा है। अब आप देखते जाना, मैस लगाना, ये कितना? ए, ये तो ये ला 90 माइनस ए, ये क्यों? ये ए क्यों? ये पूरा 90 है, ये पूरा 90। एक बार और समझा दो सर। मैथ्स तो सर आप अपने आप 5-6 बार आप खुद ही समझा दिया करो, हमारी तरफ मत देख लिया करो। एक बार पूछ हमारी तरफ देख लेते हो आप। मैथ्स में तो आप आदत बना लो, आदत बना लो मैथ्स में आप अपनी सर, कि कोई चीज आए तो खुद से ही 4-5 बार अपने आप बोल दी, फिर हमारे तरफ देखा। आप एक बार में हमारे तरफ देख लेते हो। चलो वापिस देख, ये मिरर, भाई अपन को एक दूसरे को समझना पड़ेगा भाई, हम कोई अपना रिवीजन करने थोड़ी ना है कि गुप्ता जी आ गए रिवीजन, सर गए, सर अपना रिवीजन करके आज फिर चले गए, हम वहीं रह गए हैं, हम वहीं रह गए। ऐसा थोड़ी ना करना है यार, हैं? कोई गुप्ता जी का रिवीजन थोड़ी मायने रखता है, तेरे समझ में आना चाहिए भाई, वो इंपॉर्टेंट है ना। कि सर खुश हो रहे हैं कि गुप्ता जी आज मेरा 105 बार रिवीजन हो, अरे काम का क्या 105 बार, हम तो वैसे ही रह गए। तो अपने एक बार और समझे, लाइट अपने पाथ को क्या कर रही है? तो बता कितने पे गिरना पड़ेगा? बोल हाँ है क्या? अब देखना मैथ्स खेल, ये 90, ये ए, 90 माइनस ए, क्योंकि तीनों का सम 180। ये पूरा कितना है? कैसे पता चला? ये कौन है? तो ये 90 माइनस ए, तो ये ए। अच्छा इसमें से काम का कौन सा है? ए। कैसे पता चला? लाइट का किसके साथ एंगल? बाहर वाला कितना दे रखा था? बोलो क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देख लीजिए, प्रिज्म का फॉर्मूला स्नेल लॉ लगा दीजिए, सीधा सीधा स्नेल लॉ। बोलो चिल्लाओगे? बोलो बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल 2a, अंदर का एंगल म्यू, अंदर का एंगल a, साइन 2a का फिर से फॉर्मूला 2 साइन a
याद होना चाहिए भाइयों, आज भी डिस्कशन में वहां काम आया था, याद हो तो। बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलता। देखो साइन 2i, 2 साइन i, एक एक चीज समझो। नहीं आता नहीं आता उसकी रट पालने से थोड़ी ना होगा। मेरी मैथ्स बर्बाद है बोलता रहे, उससे होगा क्या? उससे कोई सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मेरी मैथ्स बर्बाद है सर, तो उससे क्या होगा भाई? सीखना। कभी ठान तो सही कि मैं कर सकता हूं, तो सिर्फ एक वाक्य बोल देता है, सर सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक कैसे हो गई भाई? तो मजाक थोड़ी ना है कोई, सीखना पड़ेगा ना भाई। साइन 2i, 2 साइन i कॉस i, देख फिर से आ गया, 1 घंटे में वापिस याद आ गया। साइन 2a, 2 साइन a कॉस a बराबर म्यू साइन a, साइन a से साइन a, तो म्यू बराबर 2 कॉस a। 3 बार रिपीट हुआ है ये सवाल, 3 बार नीट में। केवल आपको ये पहचानना था, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, कितने पे गिरेगी? 90 पर। प्रिज्म का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल स्नेल लॉ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख लो। हाँ जी, तेज बोलिए। हाँ हाँ, कैसे थे? इच्छा जैसे डाल। हाँ हाँ, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, अभी करवाएंगे टोटल इंट्रोडक्शन। दुनिया के किसी भी सरफेस से हो सकता है, उसके तो एक शर्त होनी चाहिए, रे डेंसर से रेयर जाए और एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। अभी हो जाएगा टीआईआर। ये टीआईआर नहीं है, ये टीआईआर नहीं है, ये तो क्या है, बिल्कुल मिरर से क्या हो रहा है? रिएक्शन। टीआईआर में मिरर थोड़ी ना होता है। टीआईआर में तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज्यादा ही होती है, पर वो कंडीशन ओबे होती वापस बाउंस बैक हो जाती है। ये टीआईआर थोड़ी ना है, ये तो मिरर से टकरा के लौटना है, ये टीआईआर नहीं कहलाता। स्टार लगा के रखिए, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 3 बार दिखेगा आपको ये मॉड्यूल में, ईएलपी में, सॉल्व एग्जाम्पल में, कॉन्सेप्ट बिल्डर में। बढ़िया सवाल है। तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही सरफेस पे सिल्वरिंग करी, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो कितने पे गिरनी चाहिए? 90 पर। शुरुआत वहीं से होगी। अगर आपने वो 90 सोच लिया, फिर तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। बोलिए, बढ़े क्या आगे? एक ये डायग्राम बना लो, ये वाला रिट्रेस का क्या मतलब होता है ये बना लो, कोने में रिट्रेस का मतलब बना लो। हम्म, अब तू बचपन में क्या करता था मुझे क्या पता, सबके बचपन अलग अलग तरह से बीते हैं। वो जो तू कह रहा है वो तो यही है, और एक था वो लेंस रखकर कागज का टुकड़ा जला देना, वो ये नहीं है, वो लेंस होता है। वो क्या करता है, सूर्य की सारी रोशनी को एक जगह फोकस कर देता है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। और जो ये वाला है चमकने वाला, वो ये है। सही है? अब तो नहीं करता ना तो। हाँ, चलिए बढ़े आगे। तो रिट्रेस का मतलब है लाइट प्रिज्म पर कितने पे गिरनी चाहिए?
90। बढ़े आगे, चलिए साहब आगे लिखिए थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म 20 सवाल करने हैं, लापरवाही करना ही मत, दिमाग को मौका ही मत दो कि हाँ छोड़ सकते हैं, ऑप्शन नहीं है कि हाँ कल कर लेंगे, नहीं है ही नहीं, करना है, मतलब अगली क्लास में करके ही लाना है। अगर रोज एक एक दिन अपने कठोर तरीके से जी लोगे तो 4 महीने बहुत बढ़िया निकल जाएंगे। थॉट ही मत दो क्या छोड़ने का ऑप्शन ही, करना ही है। इस तरह से करोगे तो टॉपिक तैयार होते जाएंगे, और आगे आगे टालम टोल करते रहोगे तो फिर टालम टोल चलता रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात होती है, आपने 4-5 दिन अपने मन को समझा लिया कि नहीं यार ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो मन उस डायरेक्शन में चलता रहता है। मन को आराम चाहिए, मन को मस्ती चाहिए, पर अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो सही डायरेक्शन में चले जाओगे। चलिए आगे लिखें थिन प्रिज्म। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, थिन प्रिज्म, इसका मतलब है एंगल बहुत छोटे होने चाहिए। पांच डिग्री से छोटा। डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, थिन प्रिज्म कैसा दिखता होगा। देखो आप, ये देखो, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है देखिए कैसा है, बहुत छोटा है, 5 डिग्री से कम है, तो इसे कहा जाता है थिन प्रिज्म। इसका फॉर्मूला होता है, आप एक बार डिराइव करके देख लें, अच्छा लगेगा। बाकी फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। डिराइव सिर्फ इसलिए कराते हैं ताकि फिजिक्स जिंदा रहे, नहीं तो क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूले बनेंगे ना तो ये एसएसटी बन जाएगा, बायो बन जाएगा, है ना। इसलिए डेरिवेशन बताते रहते हैं कि देख हर चीज जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन ने जो पहला फॉर्मूला लिखा आई प्लस ई माइनस ए, इन दोनों की भी डेरिवेशन बताए। वो अलग बात है, याद करना है हमें भी पता है, क्रैश कोर्स में मार्च अप्रैल में रिवीजन कराएंगे तो सीधे फॉर्मूले ही बताएंगे, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पर डेरिवेशन से क्या होता है, मन खुश रहता है कि हाँ कैसे एक्सटीरियर एंगल था, कैसे सम हुआ, कैसे 90 हुआ। फिर अपन ने ये 7 रिजल्ट लिखे, ये नीट की डिमांड है कि भैया ये रिजल्ट याद होने, फिर एक बार सबके डेरिवेशन करके दिखा दिए, और देख डेरिवेशन से समझ लिया कि यार कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे सवाल बन सकता हो, इसलिए सीधे रिजल्ट याद होने चाहिए। अब जैसे यहां आ रहे हैं थिन प्रिज्म पर, अब थिन प्रिज्म का सीधा फॉर्मूला है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। जैसे ही थिन प्रिज्म आएगा तो मैं ये चमकना चाहिए। अब ये कैसे आया, अब आप देखना ऐसे एक झटके में निकल कर आ जाएगा। ये डायग्राम फिर आ गया, मैंने आपको कहा था 10 बार आएगा ये, आई R1 R2 E, ऊपर वाला दोस्ती करिए, दोस्ती करोगे तो मस्त रहोगे। चलो स्नेल लॉ लगाओ, बोलो 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन, सोचो एंगल छोटे हैं, सोचो एंगल छोटे हैं, बेसिक मैथ्स, साइन थीटा किसके बराबर, तो साइन आई, आई साइन R1, ये आगे आई। चलो यहां स्नेल लॉ लगाओ, चिल्लाओ, म्यू साइन R1 बराबर साइन ई, एंगल यहाँ 2, तुम कहो जो, तुम कहो जो। अब हम तो क्या उम्र बढ़ती जा रही है, इतना याद रहता नहीं है। अब एंगल छोटे हैं तो साइन R2 किसके बराबर, तो म्यू R2 बराबर, ये आ गया ई, ये कौन आ गया आई। हम जानते हैं डेल्टा का फॉर्मूला बता, आई प्लस ई माइनस, आई की जगह म्यू R1, ई की जगह ए, म्यू कॉमन, R1 प्लस R2 की जगह तो म्यू ए माइनस ए कॉमन म्यू माइनस 1, ये आ गया फॉर्मूला डेल्टा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म हो गया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। हाँ परीक्षा में तो यार इतना डिराइव करेगा कौन भैया, चाहे फर्स्ट रैंकर हो या टॉप 100 रैंकर हो, सीधा डेल्टा का रिजल्ट याद होना चाहिए। थिन प्रिज्म म्यू माइनस 1 इंटू ए, नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए,
एक बार डिराइव करके भी रख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, नींद खुलेगी, नहीं तो सिर्फ देखते जाने नींद ही आ रही है। लिख लीजिए, बढ़िया। अब बगैर देखे डिराइव करिए, बगैर देखे डिराइव करिए, तब मजा है कि मैं और गुप्ता जी बराबर हैं ऑप्टिक्स में, ऐसा आना चाहिए फील। सारी बातें लिखें, नोट्स बढ़िया बनाएं, प्रॉपर हर कॉन्सेप्ट को लिखें, बढ़िया एकदम नोट्स किसी को दें, कोई जीरोक्स कराए, भाई अभी ऑप्टिक्स बढ़िया हो जाए, तैयार सबका होना चाहिए। हाँ, अपने तक सीमित नहीं रखना, सब पढ़ें सब बढ़े। तो बहाना तैयार रखना। क्यों, तबीयत खराब थी तेरी? तो सब ठीक हो जाएगा। होमवर्क करके लाए थे आज? छोड़ दिया क्या? हाँ ना कुछ नहीं लाए? क्या भैया राजा, करके लाया था? झूठ तो नहीं, मेरी कसम खा। चलिए, तो थिन प्रिज्म का डेल्टा का फॉर्मूला बोलो, म्यू माइनस 1 इंटू ए। आज पूरा प्रिज्म पढ़ के आना है, कल प्रिज्म के न्यूमेरिकल करेंगे, होमवर्क बना के लाना है। 2 दिन मॉड्यूल कर लिया, अब 2 दिन ईएलपी मिलेगी, कल से ईएलपी। इस तरह से करते रहे, मॉड्यूल, ईएलपी, क्वेश्चन, तो धीरे 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 बहुत अच्छे लेवल पे हम तैयार कर लेंगे। चलिए बढ़ूं क्या आगे? तो सर समस्या ये हो गई, जल्दी नोट करें, कोई पीछे रह गया हो तो। अरे बोलो। चलो, तो सर समस्या ये हो गई, डेल्टा के 3 फॉर्मूले हैं, एक होता तो मैं याद कर लेता, 10 मिनट निकले ही थे, आपने तुरंत दूसरा बता दिया, मैं इससे याद कर ही पाया था, इतने में आपने तीसरा बता दिया। तो इस कंफ्यूजन के जिम्मेदार आप ही हो सर, आपने 20 मिनट में डेल्टा के 3 फॉर्मूले बता दिए। अब मैं कौन सा भैया अक्कड़ बक्कड़ करूं क्या पेपर में? तीनों फॉर्मूले ही अलग हैं, आपको लग रहा है वो डेल्टा है, मैं आपको बताता हूं तीनों के बीच में अंतर। ये तो है बच्चे जनरल फॉर्मूला, राजा, ये तो है जनरल फॉर्मूला जो हर जगह लगता है, ये डेल्टा है ही नहीं, ये है मिनिमम डेल्टा। पहली बात तो ये डेल्टा ही नहीं है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, और तीसरे की तो जाति ही अलग है, ये लगता है कब? जब थिन प्रिज्म। तो कहां तीनों अलग हैं? तीनों बिल्कुल दिमाग में डिस्टिंग्विश कर लो। पहला तो है जनरल फॉर्मूला, सारे उसी से तो निकल कर आए हैं। दूसरा मिनिमम डेविएशन, जब प्रश्न में मिनिमम डेविएशन की बात करेगा तब मैं लिखूंगा 2i माइनस ए, और थिन प्रिज्म की बात होगी तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तीनों को एक साथ लीजिए, तीनों ही डेल्टा है, पर ध्यान पूर्वक तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चे, पहला फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। दूसरा है मिनिमम डेविएशन, और तीसरा कब लगेगा? जब थिन प्रिज्म हो। नहीं आ पा रहा, बढ़े आगे। लिखे डिस्पर्शन,
डिस्पर्शन। अब ये 10th क्लास से पढ़ रहे थे, बना लीजिए एक बार डायग्राम। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो बच्चों कितने भागों में टूट जाती है? 7 भागों में टूट जाती है। तो व्हाइट लाइट का 7 भागों में टूटना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्शन। तो परिभाषा लिखिएगा, द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its 7 constituent colors, is called dispersion. तो व्हाइट लाइट का 7 भागों में बिखर जाना, फिजिक्स की इसी घटना को क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन। अब मन में बहुत सवाल आते हैं और सभी नीट में भी आए हुए हैं, क्या कारण है 7 भाग में क्यों टूट गए? कौन सा नीचे रहेगा? वायलेट नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? रेड कहाँ रहेगा? क्यों टूट रहे हैं? क्या कारण है? इन सब बातों का मैं आपको अगले 5 मिनट में जवाब दे दूंगा, तो बड़े ध्यान से सुनते जाइए, बहुत आसान सी बात है। याद करिए कॉची रिलेशन। कॉची ने क्या कहा था बच्चे, याद करो, म्यू लैम्डा के, कल भी याद कराया था, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। लैम्डा किसका ज्यादा? रेड का ज्यादा, तो म्यू रेड का कम। अब सोचिए, अभी आप पढ़ के आए हो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये हम सब बातें थिन प्रिज्म के लिए पढ़ेंगे। तो सोचिए, जिसका म्यू कम उसका डेल्टा भी, बताइए म्यू किसका कम है? रेड का। तो रेड का अपने पाथ से डेविएशन भी, तो सोच के बताइए ऊपर कौन होगा? क्यों होगा? वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, ये व्हाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ, बताइए सबसे कम अपने पाथ से कौन मुड़ना चाहिए? रेड। तो देखो रेड, ये रहा रेड, ये क्या है? रेड का डेल्टा। वायलेट का देखेंगे ना तो मन खुश हो जाएगा, वायलेट का डेल्टा देखना, ये वायलेट। सर डेल्टा होता क्या है? महसूस करो, क्या है डेल्टा? पेन पेंसिल छोड़ दो ना, छोड़ दो, समझो तो सही। डेल्टा कॉपी भरते जा रहे हो, डेल्टा है क्या? डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जा रही थी? सीधी। अब देखो वायलेट कितना जबरदस्त मुड़ गया, ये था लाइट का ओरिजिनल पाथ और ये है वायलेट का पाथ, कितना भयंकर इसका डेविएशन हुआ है, जबकि रेड का डेविएशन कम हुआ है। वायलेट का देखना कैसे निकालोगे, वायलेट का सोचना, ये वायलेट के पाथ को पीछे बढ़ाया, ये देखो ये वाला, किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, वायलेट का या रेड का? देख लो, जूम करके दिखा देता हूं आपको, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए रेड का ये रहा डेल्टा, वायलेट का डेल्टा ये रहा, ये वायलेट का पाथ, ये वायलेट का डेल्टा, किसका ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? आओ अब उल्टा समझो, धीरे धीरे सुनना। लैम्डा में कौन जीत रहा है? विबग्योर। लैम्डा में कौन जीत रहा है? रेड। लिखता जाता हूं, थोड़ा मुझे कम समझ में आता है, ऐसा लिख लिख के बताओ। लैम्डा रेड का ज्यादा। फिजिक्स में क्या अस्थमा जैसी फीलिंग आती है, 4 स्टेप लेके सांस भर जाती है, अब क्या होगा?
तो लिख के कर लेना भाई, दिक्कत क्या है, हम है ना। लैम्डा रेड का ज्यादा, कौची बता, म्यू लैम्डा के इनवर्स, लैम्डा रेड का ज्यादा तो म्यू रेड का कम। डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू कम है तो डेल्टा भी रेड का। तो बताओ सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड। सबसे ज्यादा, ये अपने आप में नीट का एक सवाल है। सबसे कम रेड, सबसे ज्यादा वायलेट। बोलो क्या ये बात में आ रही है। अब आपसे पूछा जाए कि चलो भाई यहां 3 टर्म डिफाइंड होती हैं, कल इन 3 टर्म के बारे में बात करेंगे। तीनों समझ कर याद करने की है। पहली कहलाती है एंगुलर डिस्पर्शन, दूसरी कहलाती है मीन डेविएशन, और तीसरी कहलाती है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, तो तीनों को मैं कल आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि ये डायग्राम हमें कल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, आप देखिए, डेल्टा रेड दिख रहा है क्या, आराम से देख लो, डेल्टा रेड दिख रहा है। डेल्टा वैलेट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। आप मुझे बताओ सारे कलर कौन से एंगल में फैले हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सारे कलर कितने एंगल में फैले हुए हैं। मैं लिख रहा हूं, आप गौर करना, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। सर कोशिश करके बताओ, बता वायलेट की लाइन कहां है। सर ये रही वायलेट की लाइन आशीष सर। रेड की लाइन, सर ये रही रेड की लाइन। बताओ क्या सारे रंग इसी में है। देखो सारे रंग इसी में है, इस वाले एंगल में। देखो आप मैथ से बताओ ये एंगल कितना होगा, मैथ से बताओ। बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन, वायलेट। छोटा कौन, तो ये चाहिए डेल्टा वायलेट माइनस, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। नाम से ही पता चल रहा है, एंगुलर मतलब एंगल, डिस्पर्शन मतलब फैलना। सारे कलर कितने एंगल में फैले हुए हैं। मैंने बोला एंगुलर डिस्पर्शन 12 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, जो सारे रंग फैले हैं वो 12 डिग्री में फैले हैं। एंगुलर डिस्पर्शन 3 डिग्री है, इसका मतलब सारे रंग कितने में फैले हैं। क्या एंगुलर डिस्पर्शन की बात समझ में आ रही है। वापस नाम को पकड़ो, नाम भी सोच समझ के दिया होगा, नहीं तो ऐसे नहीं रख देते अदरक लौकी, ये कहां रखे नाम, सोच समझ के नाम रखे होंगे ना यार, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर एंगल, एंगल डिस्पर्शन फैलना, सारे रंग कितने एंगल में फैले। बता क्या इन दो पट्टियों के बीच में फैले हुए हैं क्या, ये रेड की पट्टी और ये वायलेट की पट्टी। बता सारे रंग इन्हीं दो में है, ये वाला एंगल बता दो, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। नहीं आ पा रहा समझ में, तो बताइए थीटा का फॉर्मूला निकल गया, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। तो अब बताओ डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला बोलो, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा वायलेट चाहिए तो म्यू वायलेट, डेल्टा रेड चाहिए तो म्यू रेड। करो, दोनों को घटा दो, डेल्टा का फॉर्मूला आ जाए। डायग्राम बना लो। तो याद करना है वो अलग बात है, थोड़ा उसको समझ के याद करोगे ना तो एक अलग आपको मजा आएगा कि हाँ वायलेट और रेड जितने एंगल में फैले हुए हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, दैट दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। देखो तो कितना आ रहा है, घटाओ तो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कर दो, डेल्टा वी बताओ, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर 1 इंटू ए कॉमन ले लो, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, 1 से 1 कटा, ए
म्यू वी माइनस म्यू आर। देखो ये आ रहा है क्या थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। बोलो क्लियर है? तो कल इससे आगे बढ़ेंगे तसल्ली से, और कल मॉड्यूल करके लाइएगा, मॉड्यूल लेकर भी आइएगा कल, ताकि मॉड्यूल से हम कुछ और क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे तो हमारा समय बच जाएगा लिखने का। 5-7 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि देख प्रिज्म बहुत आसान टॉपिक है, 2 लेक्चर में प्रिज्म पूरा हो जाता है और बहुत अच्छे से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जरूर पढ़िएगा, कल प्रिज्म और चलेगा, कल इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कल प्रिज्म पूरा हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे लेंस के सेक्शन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? लेंस से। इस साल भी लेंस से प्रश्न आया था, हर साल आता है लेंस से। चलिए धन्यवाद। मॉड्यूल ले लेना भाई, किसका है? थोड़ी स्पीड धीमे करें क्या? ठीक है।